हम लोग बात करते हैं आई रूल नंबर 54। तो मैंने आपको बताया था 54, अभी ऊपर हमने डिस्कस करा था। रूल नंबर 54 बताता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जानकारी देता है कि वोल्टेज कौन सा वोल्टेज किसके लिए, जैसे हाई वोल्टेज किसको कहोगे, लो वोल्टेज किसे कहोगे, मीडियम वोल्टेज किसे कहोगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ऊपर मैंने बताना रह गई थी, यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि भैया ये जो वोल्टेज वेरिएशन की बात हो रही है, ये वोल्टेज वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है हमारा मतलब 54 रूल जो है वो वोल्टेज वेरिएशन के रेंज को भी बताता है कि जैसे होता है ना प्लस माइनस, तो वो प्लस माइनस कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आया हुआ है कि जैसे 250 वोल्ट कह दिया, पर 250 वोल्ट हमेशा तो आता नहीं रहता, वो तो वेरी करेगा। तो वो कितना वेरिएशन परमिसिबल है, मतलब कितना लीगली अलाउड है वेरिएशन, कितना वोल्टेज रेगुलेशन आपके घर में हो सकता है लीगली, तो वो प्लस माइनस यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर जैसे लो वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है 240 वोल्ट, उसमें जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 6% का है। मतलब 240 है तो प्लस 6 ऊपर जा सकता है और माइनस 6%, 6% की बात हो रही है, माइनस 6% नीचे की तरफ अलाउ कर सकते हैं। मीडियम वोल्टेज की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर -6% प्लस 6%, यानी लो और मीडियम में तो 6% का ऊपर नीचे का ब्रैकेट इन्हें बना रखा है। लेकिन भैया अगर हाई वोल्टेज पे चले जाओगे तो ऊपर का तो 6% का है लेकिन नीचे का -9%, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या है कि हम लोग जनरली +-6% +-9% लेके चलते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज में ऐसा नहीं है। इसमें जो लीगली अलाउड वोल्टेज है वो नीचे की तरफ उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, -9% की नीचे तुम 9% तक नीचे ला सकते हो हाई वोल्टेज को। ये अभी भी हमारा वैलिड रेंज में है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर 6% है। वहीं ईएचवी में चले जाओगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, तो वहाँ पर और हमने एनवलप बड़ा कर दिया है परमिसिबल रेंज का, -12.5% नीचे की तरफ। यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में अगर आपका वोल्टेज 33 केवी है तो वहाँ से अगर 12.5% गिर भी गया तो भी वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर प्लस में 10%, समझ में आ रही बात है। तो जैसे जैसे एक चीज़ देखने को मिली कि जैसे जैसे हमारी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो परमिसिबल रेंज है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं एनवलप की, जितना मतलब जो एक नॉर्मल में आएगी उसकी भी रेंज बढ़ाते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना हाई वोल्टेज और ईएचवी में दोनों आगे पीछे के अलग हैं, मतलब ऊपर की रेंज जो है वो कम है और नीचे का जो अलाउेबल रेंज है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके का रूल नंबर 55। मैंने आपको बताया था ये फ्रिक्वेंसी के बारे में डील करता है, और ये जो फ्रिक्वेंसी के बारे में डील करता है इसके अंदर बड़ी खास बात है, ये ±3% का परमिसिबल आपको एनवलप देता है या रेंज देता है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकती है। यानी कि 50 हर्ट्ज हर समय तो रहती नहीं, ये नॉमिनल फ्रिक्वेंसी है। तो 50 हर्ट्ज +3% और -3% तक वेरिएशन जो होता है वो अलाउ होता है। तो +3% मतलब 51.5 हर्ट्ज तक जा सकती है और नीचे 48.5 हर्ट्ज तक। तो प्लस माइनस का 3% का भैया यहाँ पर हमें विंडो दी गई है जिसमें नॉमिनली होगा, लीगली सही आ रही बिजली। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो थे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 1956 में, एक तो ये आपको पता ही है, ये फॉर्मुलेट हुआ था अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ, कई बार मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूमा, वो तुम्हारे ये जीके चेक करने लग गया, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है 1956 वो फॉर्मुलेट करा गया था सेक्शन नंबर 37 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंतर्गत। ठीक है, मेनली इस रूल का, मेनली ये जो रूल्स बनाए गए थे इनका पर्पस क्या था, तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि हम सेफ इंस्टॉलेशन कर सकें घरों में, या जो सब स्टेशन या जो पावर प्लांट लग रहे हैं या जो इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन हो रहा है सबको गवर्न करते हैं ये रूल्स। ऑपरेशन प्रॉपरली हो सके, मेंटेनेंस जो है वो सही से हो सके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंडिया के अंदर, ये 3 इनके मेन प्रायोरिटीज थी। ये रूल जो थे ये इनको दोबारा से रिपील्ड करा गया, रिप्लेस करा गया बाई रेगुलेशन एस्टेब्लिश अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। यानी कि 2003 के अंतर्गत इन्हें दोबारा से देखा गया, इनको दोबारा से चेक करा गया, इनको रिप्लेस करने की कोशिश करी गई। लेकिन क्या हुआ, ओल्डर रूल जो थे वो वैसे के वैसे ही सर्व कर रहे हैं, उनको रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। मतलब कुछ ऐसा खास उन्हें इसमें चेंजेस फेरबदल ज़्यादा करना देखना समझ में आया नहीं, उन्होंने कहा सही चल रहे हैं। समझ में आ रही बात है। तो 2003 में दोबारा से इनको कह सकते हो आपको रीचेक करा गया कि क्या भाई इनमें से कुछ हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं या इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखा गया नहीं यार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी, 2003 के अंदर इनको दोबारा से देखा गया था, और लेकिन फाइनली फिर ये कहा गया कि इन्हीं को रेफरेंस पॉइंट मान के सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में चलने देते हैं। ओल्डर रूल्स गवर्न, ठीक है, वही गवर्न करेंगे पूरी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने देखा कई बार पेपरों में आए हुए हैं, तो उनको मैंने यहाँ कवर करा है। वैसे तो देखो अगर मैं सिंपल रूल की बात करूँ तो पीडीएफ लिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, रूल नंबर 29 की बात कर लेते हैं।
रूल नंबर 29 जो है ये जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि डील विद द फंडामेंटल सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए मेरे को मज़ा तो नहीं आ रहा है पर बताना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वही है ना कि पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सारी मैं हल्की हल्की डिटेलिंग बता दूँ, बहुत डिटेलिंग नहीं लेकिन बता दूंगा, जिससे कि घुमा फिरा आएगा तो आप कर लोगे। तो आपको ये सब चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। तो रूल नंबर 29 क्या कहता है भैया कि फंडामेंटल सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडामेंटल सेफ्टी है नहीं है, ये इंश्योर करता है कि जो डिमांड आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो हैंडल हो पाएगा ना, जो तुम सामान लगा रहे हो मिनिमम रिस्क के साथ, कि भैया जो कंस्ट्रक्शन तुम कर रहे हो, जो प्रोटेक्शन इंस्टॉल कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, जो लाइन या एपरेटस का, वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो सफिशेंटली रेटेड हो। मतलब तुम लो रेटेड इंस्टॉलेशन ना कर जाओ। मतलब केबल लगा रहे हो तो प्रॉपर रेटेड होना चाहिए, अगर कोई मशीन लगा रहे हो या कोई वायरिंग कर रहे हो तो सब कुछ प्रॉपर रेटेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पावर ज़्यादा आ रही और तुमने बहुत ही चीप कम रेटेड की चीज़ें लगा दी, तो चीज़ें वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा और ऐसे में रिस्क हो जाएगा। तो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेटेड अच्छी चीज़ें लगानी है, ठीक। क्लियर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन इनके ऊपर काम करता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाता है कि केवल इलेक्ट्रिकली रेटेड ना हो, वो मैकेनिकली स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी रेटेड हो। मतलब अगर उसको वो मैकेनिकली भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैकेनिकली वो फिजिकल टीयर एंड वियर को डैमेज ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है। तो हैंडल देयर इंटेंड यूजेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कोई रफ यूज़ होना है तो उसी के अकॉर्डिंग हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का ही हम लोग सामान यूज़ करें। रूल नंबर 33 की अगर बात करता हूं तो ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लायर है वो प्रॉपर आपको अर्थेड टर्मिनल्स देगा कंज्यूमर प्रेमिसेस में। मतलब तुम्हारे घर के पास भैया प्रॉपर टर्मिनल्स दिए जाएंगे, अर्थेड टर्मिनल्स। उन टर्मिनल में क्या होगा, वो आपके घर के पास मतलब मिलेंगे आपको, जहाँ से आपकी घर की सप्लाई स्टार्ट हो रही है, और प्रॉपर आपको वहाँ पे अपने घर का पूरा जो अर्थिंग का लोड है उस टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के समय में प्रॉपर सेफ्टी मिल सके। समझ में आ रही बात है। तो जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया या डिस्कॉम हो गया, ये लीगली रिक्वायर्ड है कि ये आपको वर्किंग अर्थिंग पॉइंट दें। ऐसा अर्थिंग टर्मिनल ना दे दें जो काम ही नहीं कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉपर अर्थिंग टर्मिनल्स आपको दें, जिससे आपके घर का जो पूरा जो आपने अर्थिंग का लोड है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सको। तो ये यूपीपीसीएल या डिस्कॉम का मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको एक वर्किंग अर्थिंग पोटेंशियल दें। ये रूल नंबर 33 हमारे फेवर में बताता है, ठीक है। अब देखो ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, ये नहीं मेरे काम है रूल बताना, जैसे बहुत सारे रूल्स हैं उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने गलती से सेक्शन 90 लिख दिया था, उसको मैंने कमेंट सेक्शन में बताया था, तो करेक्ट कर लेना। 61 है, ठीक है। वहाँ पर अर्थिंग की बात हो रही थी, तो अर्थिंग के रिगार्डिंग जो मेनली रूल्स हैं वो 61 एंड 67 के ऊपर बात करी गई है। मेनली 61 है जिसके अंदर बात करी गई है कि जो तुम्हारे घर के अंदर पावर अप्लायंसेज हैं वो प्रॉपरली अर्थिंग होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है 2 डबल अर्थिंग जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए पावर इक्विपमेंट की, ठीक है। ये तुम्हारे घर के जो भी पावर इक्विपमेंट्स हैं, तो ये रूल नंबर 61 है। सेक्शन 90 गलत है, उसको करेक्ट कर लेना, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, रिगार्डिंग अर्थिंग के ऊपर इसमें बात करी गई रूल नंबर 61 एंड 67 में। 61 ये कहता है कि भैया जो भी नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स हैं वो सब के सब आपके प्रॉपर अर्थेड होने चाहिए इंस्टॉलेशंस के टाइम पे, ठीक है। अब ये कौन से पार्ट होते हैं, तो जैसे एक बात समझो, ये हो गया तुम्हारा, मान के चलते हैं तुम लेके आए माइक्रोवेव, ठीक है। अंदर तुम्हारा सामान है माइक्रोवेव का, ऊपर है मेटल की केसिंग, ये मेटल की केसिंग है। अब बात समझो ध्यान से, ये मेटल है, मेटल केसिंग है, और क्या इस मेटल केसिंग को करंट फ्लो करने के लिए बनाया गया? नहीं भाई, करंट क्यों फ्लो करेगा, करंट तो अंदर फ्लो करेगा या तारों में फ्लो करेगा। तो इसी की बात हो रही है, नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स। समझ में आ रही बात है। तो जैसे फ्रिज हो गया या कोई भी मेटल का तुम्हारा है, जैसे कूलर है मान के चलते मेटल का, अब कूलर का ऊपर का सरफेस पूरा मेटल का है, तो मेटल का सरफेस है, तो मेटल का सरफेस होने का मतलब ये थोड़ी कि उसमें करंट फ्लो करे। तो यही वो पार्ट, इसी की बात हो रही, नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट, मतलब मेटल पार्ट है बट करंट कैरी करने के लिए नहीं बनाया गया। तो इस तरीके के जितने भी मेटल पार्ट हैं, दिस शुड बी प्रॉपर्ली अर्थेड होने चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करें। इसके लिए रूल नंबर 61 जो है वो आपको आपके फेवर में काम करता है, बताता है। और बल्कि ये कहा गया है कि डबल अर्थिंग होनी चाहिए, एक अर्थिंग से काम नहीं चलेगा। हालांकि आप जान ही रहे हो इंडिया में कितना रूल्स को फॉलो किया जाता है, बट डबल अर्थिंग, ये रूल्स यही है कि डबल अर्थिंग होनी चाहिए। इससे मैंने आपको ऊपर भी बताया था 2 फायदे होंगे। एक तो आपके पास रिडंडेंट पाथ हो जाएंगे, रिडंडेंट पाथ मतलब एक से ज़्यादा पाथ आपके पास रहेंगे, और अगर एक पाथ फेल हो जाएगा तो दूसरा पाथ काम करेगा। दूसरी बात, जब 2 पैरेलल पाथ होंगे तो भैया उसमें क्या है, जो ओवरऑल अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होंगे। देन रूल नंबर 67, ये भी अर्थिंग के ऊपर काम करता है, लेकिन ये अर्थिंग के ऊपर काम करता है हाई वोल्टेज और ईएचवी। जैसे रूल नंबर 61 जो था, 61 ये काम करता है घरों के लिए लो वोल्टेज में। यहाँ पर बात हो रही है आपके हाई वोल्टेज और ईएचवी इंस्टॉलेशन के टाइम की अर्थिंग की, वो 67 गवर्न करता है।
तो भैया ये एड्रेस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड पोटेंशियल राइज ड्यूरिंग फॉल्ट। इसके अंदर ये बात भी बताई जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अर्थिंग हो गई या कहीं फॉल्ट हुआ तो उसका जो ग्राउंड पोटेंशियल है वो भी राइज अप कर जाता है। याद आया, एक बार हम लोग इसको में चर्चा करी थी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी एड्रेस करता है कि जो ग्राउंड पोटेंशियल का राइज जो होगा फॉल्ट के टाइम पे वो कितना होगा, कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, सब के ऊपर बात होती है। इस एड्रेस की स्पेलिंग सही कर लेना, मैं उसमें सही कर दूंगा नोट्स में, ADD होगा, टाइप करने में थोड़ा सा रह गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। नाउ क्लियरिंग एंड स्पेसिंग, इसके ऊपर कई सारे रूल दिए गए। क्लियरिंग स्पेसिंग मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं तो ये तुम्हारे खेतों के ऊपर से जा रही हैं, तो कितनी वर्टिकल स्पेसिंग होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्लियरेंस हो गया। या फिर मान लेते हैं कोई वायर जा रहा है और ये तुम्हारा घर है, तो इससे यहाँ की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर स्पेसिंग और क्लियरेंस के ऊपर बात होती है। तो कई सारे रूल है, रूल नंबर 77, 79, 80, ये सब इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम एक एक करके देखें, 77 कहता है भैया मिनिमम क्लियरेंस जो है अबव ग्राउंड जो होनी चाहिए, लोएस्ट कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन, इसको गवर्न करता है। समझ में आ रहा है बात है? जैसे मान के चलते हैं दिस इज द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा ग्राउंड है। तो जो लोएस्ट कंडक्टर है, क्योंकि भैया 3-4 कंडक्टर आपको पता ही है, मल्टीपल 3 फेज लाइन जा रही होगी, तो 3 फेज में से जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है इसका ग्राउंड के साथ वर्टिकल डिस्टेंस कितना मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए अबव ग्राउंड। ठीक है, लोएस्ट कंडक्टर का ओवरहेड लाइन का ये गवर्न करता है हमारा यहाँ पर रूल नंबर 77। ठीक, रूल नंबर 79 की बात कर लेते हैं। ये गवर्न करता है मिनिमम क्लियरेंस जो की जरूरत पड़ेगी लो एंड मीडियम वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लो एंड मीडियम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है कि उनका कितना क्लियरेंस होना चाहिए। कि भाई जैसे अब तुम जैसे 440 वोल्ट वाली लाइन चल रही है, 240 वोल्ट वाली तुम्हारे घर के सामने जो लाइन जा रही है वो हो गई है ना, या फिर तुम्हारे जो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर से लाइन आ रही है वो हो गई। तो लो एंड मीडियम वोल्टेज की जो लाइन्स होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो जब ये पास होंगी तुम्हारे घर के या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर से, जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर की लाइन जा रही है, अब तुम्हारा घर का लाइन बाहर से आ रही है, ये तुम्हारा घर है, तो इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, ये रूल नंबर 79 बताता है। ठीक, रूल नंबर 80 बताता है क्लियरेंस ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई ओवरहेड लाइन फ्रॉम द बिल्डिंग। तो आपने देखा होगा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन EHV लाइन जा रही होती हैं। अगर जैसे गाँव में घर वर है तुम्हारा, या एयरफोर्स है, या कहीं बाहर की तरफ आपका घर है, खेत है, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं, उनकी कितनी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, वो रूल नंबर 80। तो रूल नंबर 80 है EHV और हाई वोल्टेज के लिए, रूल नंबर 79 जो है वो है लो वोल्टेज के लिए या मीडियम वोल्टेज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये सारे जो रूल्स हैं इस तरीके से इसके ऊपर इसमें बात करी गई है बहुत डिटेल में यहाँ पर।